नमस्ते दोस्तों। जीवन को आसान बनाने के लिए खुद को मजबूत बनाना सीखें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है, लेकिन समय को सही बनाया जा सकता है अपने कठिन परिश्रम से, अपने जिद से। इसी के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें अपने लक्ष्य की ओर, और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 2 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले एक्सपोसैट है, कल लॉन्च कर दिया गया इसरो के द्वारा। तो ऑर्बिट में मतलब कक्ष में एक्सपोसैट जो है वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों मतलब कि न्यूट्रॉन स्टार्स का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है एक्सपोसैट अंतरिक्ष में। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के द्वारा श्रीहरिकोटा से उसके स्पेस पोर्ट से एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक्सपोसैट प्लस 10 सैटेलाइट और लॉन्च किए गए कल PSLV C58 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है कल सुबह 9:10 में लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। तो इसके बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जिसका उद्देश्य जो है तीव्र एक्सरे स्रोत की ध्रुवीकरण की जांच करता है, मतलब कि विच एम्स टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंसिव, जितने भी इंटेंसिव एक्सरे दिखाई देते हैं उसके सोर्सेज को जांचना और रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करना। इसी के लिए एक्सपोसैट को भेजा गया है, ठीक है, अंतरिक्ष में। और इसका उद्देश्य जो है न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसी अनेक प्रकार की जो अननोन वस्तुएं होती है, ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल की तरह होते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए ही एक्सपोसैट को भेजा गया है। इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद भारत कोरिया रक्षा सहयोग की लॉ जो है फिर से प्रज्वलित करना आवश्यक हो गया है। इससे दोनों देशों को रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलेगा। अभी हाल ही में नवंबर 2023 को तो भारत के थल सेना अध्यक्ष जो थे मनोज पांडे ने हाल ही में कोरियन गणराज्य साउथ कोरिया से राजनयिक पहल की है, जिससे कि भारत और कोरिया के रक्षा संबंधों को एक नई दिशा मिलेगी। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे कैंप डेविड शिखर सम्मेलन जो है मुख्यतः अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच में है, जो हर एक तरह से एक दूसरे को सहयोग करता है, चाहे वो संकट की स्थिति हो, सहयोग की स्थिति हो, ठीक है, संकट हो या फिर सहयोग हो या फिर कोई भी कम्युनिकेशन संदेश को साझा करना हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट परियोजना हो, एआई इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना हो, ठीक है, नए नए तकनीक को आगे बढ़ाना हो, या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है, इसमें लगातार जो है रूस को घेरा जा रहा है इन देशों के द्वारा। जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वो रूस के विरुद्ध हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी के लिए भारत और दक्षिण कोरिया का जो संबंध है उसके इतिहास के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म से हमारा जुड़ाव है, और भी जो हमारे पौराणिक कथाएं या 13वीं शताब्दी के जो कोरियाई ऐतिहासिक ग्रंथ है उससे क्या क्या जुड़ाव है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे कि राजनीतिक संबंध हो गया, आर्थिक संबंध हो गया, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, और भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और अभी वर्तमान में जो चाइना के द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा रहा है, उससे हम साउथ कोरिया के साथ मिलकर कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है पेंशन भोगियों और पीएफ सदस्यों को क्या परेशानियां आ रही है। जो 1 सितंबर 2014 के पहले जो रिटायर हो गए थे और उनका पेंशन की बात की जा रही है, तो ईपीएफओ ने दोहराया कि पेंशन योग वेतन की गणना निकास की तारीख से, ठीक है, जब से पेंशन निकाला जाने लगा है उससे पहले के 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर इस तरह का पेंशन निर्धारित किया जाएगा। तो ये 12 महीने की बात करता है, ठीक है, और जो कि जिस दिन से स्टार्ट होता है स्टार्ट ऑफ पेंशन। और यही दूसरा बात कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी पेंशन शुरू होती है 1 सितंबर 2014 के बाद, तो पेंशन योग वेतन की गणना जो है वो पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने से पहले 60 महीने की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पे पेंशन की गणना की जाती है। तो यही मुख्य डिफरेंस है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, FIU इंडिया ने आभासी परिसंपत्ति प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाइयां क्यों की है, ठीक है। तो FIU क्या होता है, तो FIU जो होता है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो ये क्यों लाया गया है, मेनली जो है अभी लगातार देखा गया है जो विभिन्न प्रकार के जो देश हैं जो
बिटकॉइन को लगातार लीगलाइज कर रहे हैं, उसी को नियंत्रित करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अभी 9 जो है ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, उसी को कहा जाता है VDASPs, मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। तो 9 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को अभी नोटिस भेजा गया है, जिसमें बिनैक हो गया, केयू क्वाइन हो गया, हुबोई हो गया, बिटफिनिक्स हो गया, MEXC हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंपनियों को नोटिस भेजा गया और आगे कहा गया है कि यह धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 9 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है वो अवैध रूप से संचालन के नियंत्रण के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। मेनली जो है ये बिटकॉइंस को कहीं ना कहीं लीगलाइज जो हो रहा है विदेशों में, उससे अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही है, अवैध प्रकार से धन शोधन हो रहा है, उसी को नियंत्रित करने के लिए FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया बनाया गया है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, उत्तराखंड ने बाहरी लोगों जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के डोमिसाइल नहीं है, उनकी बात की जा रही है। तो बाहरी लोगों द्वारा राज्य में कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हाल ही में बीजेपी के द्वारा 2017 में जब CM बना था बीजेपी के पार्टी से, वो सारे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। अभी जो गैर बीजेपी का CM बनाया गया है उत्तराखंड में, तो उसके द्वारा अभी ये प्रतिबंध लगाया गया है। पहले भी कांग्रेस का जो एक CM था उसने ही पूरा प्रतिबंध लगाया था, अब फिर से बीजेपी ने सारे प्रतिबंध को हटा दिया था। तो क्या मुद्दा है, सारे चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, एक्सपोसैट इन ऑर्बिट टू स्टडी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है। जितने भी अननोन सिग्नल्स होते हैं, अननोन सोर्सेज होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स के या ब्लैक होल के, उसी का स्टडी करेगा एक्सपोसैट, जो अभी कल 1 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसरो ने 1 जनवरी को अपना पहला मिशन लॉन्च किया, जो कि अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-58, ये याद रखिएगा, PSLV C-58 रॉकेट पर श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से एक्सपोसैट और 10 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला एक्सपोसैट है जिसका उद्देश्य है तीव्र एक्सरे स्रोत के ध्रुवीकरण की जांच करना, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज एंड स्टडी द इनिजमेटिक वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल्स। इसीलिए कहा जाता है इसका उद्देश्य जो है वो तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया का अध्ययन करना है, ठीक है। यही बात यहाँ पे, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैंने कुछ इंग्लिश में भी लिख दिए है। तो एक्सपोसैट के लॉन्च पर बोलते हुए खगोल वैज्ञानिक जो है वो RC कपूर ने कहा कि एक्सपोसैट जो है वो भारत का पहला एक्सरे उपग्रह है। इसका उद्देश्य जो है न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसी अनेक प्रकार की अननोन वस्तुओं से आने वाले एक्सरे का पता लगाना है, ठीक है। कल जो है सुबह 9:10 में ही यहाँ लॉन्च किया गया था पोलारीमीटर सैटेलाइट, या फिर इसी को एक्सपोसैट कहा जाता है। तो ये भारत जो है वो अमेरिका के बाद ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए वेधशाला रखने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड कंट्री है जो इस तरह का लॉन्च किया है ब्लैक होल की जानकारी प्राप्त करने के लिए और न्यूट्रॉन स्टार्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसमें कहा जाता है एक्सपोसैट मिशन के बारे में कुछ ये जान लेते हैं, जैसे अक्षीय विवरण क्या क्या है। तो एक्सपोसैट लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 डिग्री के झुकाव के साथ पृथ्वी की कक्षा में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद दोहरे वैज्ञानिक पेलोड का इसमें जानकारी दिया जाता है। तो 2 पेलोड से ये सुसज्जित है एक्सपोसैट, जो उसके अस्थायी और वर्णक्रमीय और ध्रुवीकरण विशेषताओं सहित एक्सरे स्रोतों के व्यापक अध्ययन को सक्षम बनाएगा। मिशन का क्या लक्ष्य है? एक्सपोसैट के प्राथमिक उद्देश्यों में 8 से 30 केवी ऊर्जा बैंड में एक्सरे को मापन और 0.8 से 15 केवी बैंड में दीर्घकालिक अध्ययन करना शामिल है। तो इस मिशन का ड्यूरेशन कितना है, जीवन काल कितना है? तो उपग्रह के लगभग 5 वर्षों तक चालू रहने की उम्मीद है। तो अवलोकन रणनीति क्या है? तो दक्षता को अधिकतम करने के लिए एक्सपोसैट द्वारा अवलोकन मुख्य रूप से पृथ्वी के ग्रहण अवधि के दौरान होगा। अब इसके पेलोड जो है 2 पेलोड है। एक पोलिक्स है जो प्राथमिक पेलोड है, इसरो के सहयोग से बेंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया। ये एक्सरे में पोलारीमीटर उपकरण जो है इसी को कहा जाता है पोलिक्स, और मध्यम एक्सरे ऊर्जा रेंज में ध्रुवीकरण के डिग्री और कोण का अवलोकन करने के लिए यह तैयार किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक्सरे का जो इंटेंसिव रेंज है उसको पता लगाया जाएगा और क्या एंगल है उसका अवलोकन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है। तो पोलिक्स जो है वो पेलोड को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और
UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। 8 से 30 keV एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा। और उसके बाद XSPECT जो कि है सेकेंडरी पेलोड, इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा निर्मित किया गया। तो ये पहला जो था वो किया गया था बेंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और दूसरा जो है वो UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा निर्मित किया गया है। और इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग पेलोड जो है वो 0.8 से 15 केबी रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा को एकत्र करेगा। तो यही दोनों कार्य हैं ये दोनों पेलोड का, जो कि एक्सपोसैट में है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या क्या है एक्सपोसैट का? तो ध्रुवीकरण से तात्पर्य है प्रकाश तरंगों के उन्मुखीकरण से। तो एक्सरे, विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप भी ध्रुवीकृत किया जा सकता है। तो ब्रह्मांडीय स्रोत के इस अध्ययन करने से ब्लैक होल, न्यूट्रॉन सितारों और सुपरनोवा अवशेष जैसे चरम वातावरण में होने वाले भौतिक स्थितियों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हो सकती है एक्सपोसैट से। ठीक है, ये सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें एक्सपोसैट जो कल लॉन्च हुआ है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई थी, हर एक चीज को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है भारत और कोरिया जो है वो रक्षा सहयोग की लौ फिर से प्रज्वलित कर रहा है, मतलब कि अपने रक्षा सहयोग के संबंधों को और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। इसी में कहा जाता है कि वैश्विक भू राजनीति के जटिल परिदृश्य में रक्षा सहयोग एक मूलभूत अनिवार्यता के रूप में उभर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अस्थिरता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नवंबर 2023 में भारत के थल सेना जनरल जो है वो मनोज पांडे की कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान हालिया राजनयिक पहल देखा गया, जिसमें भारत और कोरिया रक्षा सहयोगों के पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक, मतलब कि एक महत्वपूर्ण दिशा देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं पहले भारत और कोरिया के बीच में, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। तो कोरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैंप डेविड शिखर सम्मेलन, जो कि 3 देशों के साथ किया गया है, USA, जापान और साउथ कोरिया। तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो संकट के दौरान एक दूसरे के साथ तुरंत परामर्श करना और सामान्य हितों को प्रभावित करने वाली क्षेत्रीय चुनौतियों, उकसावों और खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का समन्वय करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश है? भारत नहीं है, अमेरिका है, जापान है और साउथ कोरिया है। इससे क्या क्या सहयोग मिलते हैं? यह सालाना त्रिपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करते हैं और 2023 के अंत तक उत्तर कोरिया मिसाइल प्रक्षेपण पर वास्तविक समय रियल टाइम जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उत्तर कोरिया में जो भी मिसाइल जो प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देशों ने हर साल त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भी वादा किया है। तो इसका क्या प्रोजेक्ट है? वे सूचना साझाकरण, वे सूचना भी एक दूसरे से साझा करते हैं उसका विस्तार करने के लिए, और आर्थिक दबाव से मिलकर लड़ते हैं। जितने भी आर्थिक हानि होती है उससे भी मिलकर लड़ने का प्रयास करते हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पायलट परियोजना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इस परियोजना का ही भाग है। और ये जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है इनका भी दिशा निर्देश तैयार करता है। तो जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया और साउथ कोरिया हो गया, उसके नेताओं ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता को रोकने के उद्देश्य से यूक्रेन का समर्थन जारी रखा है और रूस के खिलाफ मजबूत हुए हैं, और समन्वित प्रतिबंध बनाने के लिए भी एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, सहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है कि भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध का इतिहास क्या है? तो ऐतिहासिक संबंध जब देखते हैं तो 13वीं सदी के कोरियाई ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ये याद रखिएगा, सैमगुक यूशा। तो ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, ये आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सैमगुक यूशा या फिर 3 राज्यों का विरासत इतिहास, इसी को कहा जाता है 3 राज्यों का विरासत इतिहास। उसके अनुसार कहा जाता है कि अयोध्या जो कि भारत में है, उसकी राजकुमारी सूरी रत्ना वर्ष 48 ईस्वी में कोरिया आई थी। ठीक है, तो ये याद रखेगा 48 ईस्वी से ही भारत और कोरिया के बीच में संबंध स्थापित हुआ, और उन्होंने प्राचीन कोरिया में तत्कालीन गया संघ के राजा किम सुरो से शादी की। तो ये याद रखेगा उस समय ही जो गया संघ के राजा थे किम सुरो से शादी की थी और रानी हियो हुआंग ओक बन गई। ठीक है, तो कई कोरियाई लोग अपनी वंशावली इसी वंश से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ ज्यादा से ज्यादा कोरियाई क्षेत्र में। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि राजकुमारी सूरी रत्ना और उसके भाई भिक्षु जांग्यू के आगमन के साथ बौद्ध धर्म समुद्री मार्ग से कोरिया पहुंचा। ठीक है, इन्हीं के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ।
उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और उसके आशाजनक उज्जवल भविष्य के बारे में लैप ऑफ द ईस्ट, ये याद रखिएगा, लैप ऑफ द ईस्ट कहाँ है, तो याद रखिएगा लैप ऑफ द ईस्ट जो है वो भारत और कोरिया के संबंधों को प्रदर्शित करता है, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो यह नाम जो है एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता की रचना थी, ठीक है। और राजनीतिक संबंध के बारे में बात करें तो 1945 में कोरिया की आजादी के बाद भारत ने कोरियाई प्रायद्वीप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों की रूपरेखा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे पूर्व भारतीय राजनयिक श्री केपीएस मेनन जो है वो कोरिया में चुनाव कराने के लिए 1947 में गठित 9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष थे, यह भी एक भारतीय थे, ठीक है। और 2018 में भारत और कोरिया दोनों देशों ने लोगों के समृद्धि, शांति और हमारे भविष्य के लिए भविष्योन्मुखी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ वार्तालाप की। उसके बाद राजनयिक संबंध के लिए कौंसुलर संबंध 1962 में स्थापित हुआ, दोनों ने 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद आर्थिक संबंध के लिए इन दोनों ने 2010 में एक रणनीतिक साझेदारी बनाई, जिसे 2015 में विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद कोरिया प्लस में क्या कहा जाता है, तो इसका उद्देश्य जो है भारत में कोरियाई निवेश को सुविधाजनक बनाना है। उसके बाद द्विपक्षीय व्यापार के बारे में 2022 में यह जो है वो 27.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत का आयात जो है कोरिया से लगभग 18.8 बिलियन डॉलर का है, जबकि निर्यात जो है मात्र 9 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। और रक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो 2020 में भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोड मैप पर भी हस्ताक्षर किया है। वहीं सांस्कृतिक संबंधों के बारे में अगर जाना जाए तो 2011 में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने के लिए सियोल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की भी स्थापना की गई। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, भारत और साउथ कोरिया के संबंध के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या महत्व है, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कैंप डेविड मीट, जो शुरुआत में ही हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें जापान और यूएसए और साउथ कोरिया है, ठीक है। उसके बाद इसके क्षेत्रीय सुरक्षा में भी प्रगाढ़ता आएगी, जैसे दक्षिण कोरिया और जापान संबंधों ने एक बहुत जरूरी मरम्मत का संकेत दिया, खासकर चाइना को काउंटर करने में। उसके बाद अमेरिकी गठबंधन संरचना को मजबूत करती है, भारत भी अमेरिका का एलाई कंट्री है और साउथ कोरिया भी अमेरिका का एलाई कंट्री है। इससे क्या होगा कि शिखर सम्मेलन जो होगा पूर्वी एशिया में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बहुत ध्रुवीय आग्रहों के साथ साथ समूहों को भी प्रदर्शित करेगा। ऑकस, ठीक है, AUKUS मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। उसके बाद क्वाड, ये सारे जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चीप 4 गठबंधन अमेरिका, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया। उसके बाद नई रणनीतिक दिशा, जिसमें दक्षिण कोरिया को इंडो पैसिफिक में रणनीतिक दिशा में स्थापित करने की क्षमता दी जाती है। उसके बाद जापान से रिश्ते और बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद चीन पर अमेरिकी दृष्टिकोण के साथ अधिक तालमेल, ठीक है। यही बात कहा जाता है कि जो चीन को काउंटर करने के लिए ये सारे के सारे जो है एकजुट हो रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं इंडो पैसिफिक में क्या क्या सहभागिताएं बढ़ेगी। जैसे चीन की चुनौती, यह किसी भी कीमत पर चीन को नाराज न करने के सियोल के पारंपरिक दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव है, ठीक है। पहले जहां तक साउथ कोरिया जो था वो चाइना से डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाहता था, परंतु वर्तमान समय में इस तरह का निर्णय भारत के साथ बेहतर संबंध किया जाता है, यूएसए के साथ बेहतर संबंध किया जाता है, जो पूर्णतः जो है वो चाइना के सामने खड़ा होने के लिए जो है ये नई रणनीति है साउथ कोरिया का। उसके बाद क्वाड समूह में, जैसे कि इस शिखर सम्मेलन से समूह में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया की गहरी इच्छा है, मतलब क्वाड समूह में भी साउथ कोरिया जो है शामिल होना चाहता है। यह 2024 में क्वाड प्लस में सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। उसके बाद नई विदेश नीति, जिसमें मुख्य लक्ष्य जो है दक्षिण कोरिया को वैश्विक निर्णायक राज्य बनना है। उसके बाद शिखर सम्मेलन जो है वो भारत और कोरिया के संबंध को कैसे मजबूत करेगा, जैसे प्राकृतिक साझेदारी। तो कोरिया जो है भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्वाभाविक साझेदार है, यह कई कारणों से, जैसे इंडो पैसिफिक में दक्षिण कोरिया का स्थल है चाइना के करीब, यह एक अमेरिकी सहयोगी भी है जो भारत को समान विचारधारा वाला रणनीतिक साझेदार बनाता है, और दोनों जो है वो चीन का उदय और एशियाई सुरक्षा वास्तुकाल को फिर से व्यवस्थित करने और उसके एक तरफा प्रयास की बड़ी चिंता से सामना करने के लिए दोनों एकजुट हो जाएंगे, भारत और साउथ कोरिया। उसके बाद क्षेत्रीय भागीदारी, भारत के लिए सियोल ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदारी हो सकता है जब भारत अमेरिका करीब है और
चीन जो है अपने इरादे और शक्तियों के बारे में चिंतित है, ठीक है। चाइना में जो है लगातार जो उसकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है, वीक हो गई है, ठीक है, जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं, जैसा कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और संबंध में बढ़ाएंगे। यह भारत और कोरियाई गणराज्य को अपने राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष में अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर है। और राजनयिक संबंध जो है वो साझेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री यून की एक दूसरे के देश की पारंपरिक यात्राओं से भी लाभ प्रदान करेगा। इससे आगे के नए नए क्या क्या अवसर बनेंगे, जैसे राजनयिक संबंधों में दोनों पक्षों के स्तर पर एक वार्षिक शिखर सम्मेलन स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक होगी 2+2 प्रारूप में। 2+2 जो डायलॉग होता है उसी तरह से ये दोनों देश भी अपना एक हर एक वर्ष शिखर सम्मेलन ला सकते हैं। उसके बाद भारत का फिलहाल जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ 2+2 संवाद होता है, उसी तरह से भारत और साउथ कोरिया भी इस तरह का 2+2 संवाद कर सकता है। उसके बाद फोस्टर टेक्नोलॉजी, दोनों हाल ही में संपन्न भारत यूएस आईसेट की तर्ज पर क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, अमेरिका पहल पर भी बातचीत कर सकता है। इसमें भी साउथ कोरिया को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के दायरे में भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दक्षिण कोरिया की इच्छा और क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए K9 वज्र एक 155 मिलीमीटर स्वचालित होवित्जर है, जिसे LNT द्वारा दक्षिण कोरिया की हनवा डिफेंस की तकनीक से बनाया गया है। तो इस क्षेत्र में भी कोरिया जो है भारत की मदद कर सकता है। और दक्षिण कोरिया में निर्मित K2 ब्लैक पैंथर टैंक का भारतीय सेना या तीसरे देशों के लिए भारत में सह उत्पादन भी किया जा सकता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तो सस्ते और तेज परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति में सियोल के उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भारत कोरिया निर्मित रिएक्टर को खरीदने पर भी विचार कर सकता है, ठीक है। भारत जो है वो कोरिया निर्मित रिएक्टर को भी खरीदने पर विचार कर सकता है, ताकि देश की ऊर्जा की बकेट जो है, टोकरी जो है, उसमें परमाणु ऊर्जा हिस्सेदारी का विस्तार हो सके, बढ़ सके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने इंडिया और साउथ कोरिया के संबंधों के बारे में पढ़ा और किस तरह से चाइना को काउंटर कर सकते हैं, और जितने भी हमारा हिंद महासागर है, ठीक है, इंडियन ओशन है, वहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए ये सारे जो संबंध है वो भारत के भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है पेंशन भोगियों और पीएफ सदस्यों की परेशानियां। तो क्या है पेंशन भोगियों और पीएफ सदस्यों की परेशानियां? तो उच्च भविष्य निधि, उसी को पीएफ कहा जाता है, पेंशन पर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, ठीक है, के हालिया स्पष्टीकरण ने पेंशन भोगियों और पीएफ सदस्यों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तो ये क्या कारण है? तो 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के लिए प्रशासन निकाय ईपीएफओ ने न्यायालय के फैसले के उचित कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के रूप में स्पष्टीकरण जारी किया है। सैद्धांतिक रूप से न्यायालय ने कुछ शर्तों के अधीन जो है वो उच्च पेंशन के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इसने 2014 के संशोधन को बरकरार रखा है, जहां पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6500 प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है, और नियोक्ताओं को ईपीएफ के लिए कर्मचारी के वास्तविक वेतन का 8.33%, भले ही यह सीमा से अधिक हो, योगदान करने की अनुमति देता है। और पेंशन योग यहाँ मुख्यतः जो है, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात जो है 1 सितंबर 2014 की बात है। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसका जो है रिटायरमेंट के बाद जो पहला पेंशन मिलता है उससे 12 महीने तक उसका जो है एवरेज निकाला जाएगा वेतन के, उसके अनुसार से उसका पेंशन तय किया जाएगा। वहीं जो व्यक्ति इसके बाद रिटायर होता है तो उसका जो है वो 5 साल का 60 महीने का वेतन का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे विवाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर 60 महीने का एवरेज निकाला जाएगा तो वो घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा उसका पेंशन, यही विवाद हो रहा है। बाद में ईपीएफओ प्रक्रियाओं के 2 सेट लाए गए, एक उन लोगों के लिए जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, और एक उन लोगों के लिए जो 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ ने दोहराया कि पेंशन योग्य वेतन की गणना निकास की तारीख, ठीक है, पहला निकास की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। वहीं जिसकी पेंशन शुरू होने की तारीख 1 सितंबर 2014 या उसके बाद हो, उसका पेंशन योग्य वेतन की गणना जो है पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने से पहले 60 महीने की
अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो यही जो है दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है व्हाई डिड FIU इंडिया एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर। तो FIU जो होता है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है। ठीक है, तो यही जो है सो कॉज नोटिस जारी किया है 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर पे, उसी को कहा जाता है VDSPs। ठीक है, जिसमें ध्यान रखिएगा बिनैक हो गया, केयू क्वाइन हो गया, हुबई हो गया, बिटफिनेक्स हो गया, उसके बाद मैक्सो ग्लोबल हो गया। तो ये सारे पे जो है सो कॉज नोटिस जारी किया है, जो कि विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, यहाँ पे ऑपरेटिंग इलीगली, इलीगल ऑपरेशन के कारण ही ये इस तरह से नोटिस भेजने की बात की गई है। जहाँ पे ये प्रोविजन क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अनुसार से किया गया। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू, और उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है, इन जो 9 कंपनियों को सो कॉल नोटिस दिया गया है उसके URL को भी ब्लॉक करने की बात की गई है, यही प्रोविजन के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है, उसी को MELA भी कहा जाता है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। यह जो है PMLA, ठीक है, के प्रावधान का अनुपालन के लिए अवैध रूप से संचालन, यही बात किया जा रहा था कि इलीगली ऑपरेशन, इसी कारण ये 9 कंपनियों को सो कॉज नोटिस किया गया है और इनके URL को भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो गैर अनुपालन का आधार क्या है, तो मार्च 2023 में भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नियमों के तहत लाया गया था। ठीक है, उन्हें PMLA 2002 का अनुपालन करने के दायरे में आए ग्राहकों की पहचान स्थापित करने और उसकी वित्तीय स्थितियों और संभावित संदिग्ध लेन देन के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ही इस तरह का भारत के द्वारा लाया गया था VDSPs। ठीक है, मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। यह दायित्व जो है वो भौतिक उपस्थिति के बावजूद भारत में कार्यरत सभी PDSP पर लागू होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाओं देने के बावजूद गैर पंजीकरण ने संस्थानों को गैर अनुपालन बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से नियम का ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए संस्थाएं हालांकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक बड़े हिस्से को पूरा कर रही थी, लेकिन वे पंजीकृत नहीं हो रही थी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नेटवर्क ढांचे के तहत आ रही थी। इसी कारण वर्तमान में 31 VDSP ने FIU IND, ठीक है, के साथ पंजीकरण कराया है। इसी कारण अभी जो है 31 VDSP जो है अभी रजिस्टर करवाया है विद FIU एंड IND के द्वारा, जिससे कि उस पर कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और समस्याएं उत्पन्न न हो और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जैसे धाराओं के अनुसार उसका कंपनी को बैन नहीं किया जाए। इसी के लिए 31 कंपनियों ने यहाँ पे FIU IND के साथ रजिस्टर कराया है। ठीक है, तो PMLA के अनुपालन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो इसका जो उद्देश्य है, रिपोर्टिंग दायित्व का उद्देश्य जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय लेन देन की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाना है। तो ये ध्यान रखिएगा PMLA का क्या मुख्य उद्देश्य है, और यह यहीं पे बात की जा रही है, यह क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कथित गुमनामी और गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए उसके संभावित उपयोग के बारे में किसी नियामक की प्राथमिक चिंताओं में से एक को संबोधित करता है। उसके बाद अनिवार्य KYC सत्यापन से गुमनामी की, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है KYC को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि गुमनामी की कमी सुनिश्चित ना हो और व्यवसायों को कई बाधाओं का सामना न करना पड़े। उसके बाद सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अब तक ये जितने भी ऑफशोर कंपनियां हैं उस पर PMLA, ठीक है, दायित्वों को लागू करने का इरादा रखती है यदि वे VDSP पर मार्च 2023 PMLA अधिसूचना की सामग्री को पूरा करते हैं, तो यह G20 के माध्यम से भारत के प्रयासों के अनुरूप भी होगी, जहां यह क्रिप्टो करेंसी के वैश्विक विनियमन की भी वकालत करता है। और इसके परिणाम स्वरूप अगर आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं। अगर कहीं भी संदिग्ध कार्य हो रहे हैं या फिर जितने भी मनी का अवैध ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसके कारण किसी भी देश का अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकता है, इसी के लिए इसे रोका जाता है। ठीक है, इसी कारण उसके परिणाम स्वरूप सितंबर 2023 में IMF और वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा 2024 में कार्रवाई की जाएगी। तो BDA को विनियमित करने पर विचार करते समय क्या क्या विचार करने की आवश्यकता है, जैसे ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि केंद्रीय बैंक के बीच सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों से वित्तीय स्थिरता के बारे में एक रिपोर्ट में 3 उच्च स्तरीय नीति विकल्पों पर विचार किया, जिसमें पूर्ण प्रतिबंध, रोकथाम और विनियमन, ये 3 याद रखेगा,
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एक पहला जो है पूर्ण प्रतिबंध, दूसरा जो है उसको नियंत्रित करने, और तीसरा जो है विनियमित करने की बात, रेगुलेट करने की बात की जा रही। BIS मतलब कि ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, ने पाया कि एक मुक्त प्रतिबंध लागू करने योग्य साबित नहीं हो सकता। इसके कारण जो है वो क्रिप्टो बाजारों की छद्म गुमनाम प्रकृति, ठीक है, उसके कोई और छोर ही नहीं पता चलता। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि नियामकों की बाजार पर पूरी तरह से नजर न रखा जाए, जिससे कि उसकी पारदर्शिता और कम हो जाएगी और वे पूर्वानुमानित कर दिए जाएंगे, ठीक है, प्रेडिक्ट हो जाएगा। तो रोकथाम का अर्थ है क्रिप्टो बाजारों और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के बीच प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। उसी में आगे कहा जाता है BIS के तर्क दिया गया है कि रणनीति जो है वो क्रिप्टो बाजारों में निहित कमजोरियों को संबोधित नहीं करेगा और इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय स्थिरता जोखिम का खतरा बना रहेगा। तो ये भी चीजें अभी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है VDA के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए 3 मुद्दे भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि नियामक, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, नियामक प्राधिकरण या फिर इकाई और उसके दायरे, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उसके दायरे को परिभाषित करना, और फिर गतिविधियां या इकाई जो है उसके संदर्भ में विनियमन का क्या दायरा है, और अंत में समझने के लिए डेटा अंतराल क्या गैप है उसको भरने के लिए जो टेक्नोलॉजी और अंतर संबंध है उसको भी लाने की आवश्यकता है। तो ये थे कुछ मुख्य बातें, ठीक है, जो कि था FIUIND मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, जो कि मेनली जो है प्रयास कर रहा है कि बिटकॉइंस को सही तरीके से प्रबंधित किया जा सके, जिससे कि किसी भी देश में आतंकवाद ना फैलाया जा सके या अवैध रूप से धन की निकासी न हो, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था पे कोई दुष्परिणाम ना पड़े, दुष्प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के CM ने बैन कर दिया है, बैन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड इन स्टेट बाय आउटसाइडर। जितने भी जिसके भी व्यक्ति के डोमिसाइल बाहर के हैं उत्तराखंड के, वे कृषि के लिए कोई भी जमीन नहीं खरीद पाएगा उत्तराखंड में, उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को कृषि या फिर बागवानी के उद्देश्य से राज्य में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने के प्रयास को अस्वीकार करने का आदेश दिया है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का कानून पर प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय मसौदा समिति जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता है, ठीक है। तो यही मुख्य पॉइंट है। यह आदेश जो है वो राज्य की राजधानी देहरादून में अभी जो है स्ट्राइक हुआ था, तो देहरादून में वहाँ के जो निवासी हैं वो भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के तहत सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद आया। उन्होंने उत्तराखंड में राज्य के बाहर के लोगों को बड़े पैमाने पर जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की, और प्रदर्शनकारियों ने गैर उत्तराखंड निवासियों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्षों की संख्या भी बढ़ाने की मांग की। तो सरकारी विज्ञप्ति में क्या कहा जाता है, तो सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक भूमि कानून पर समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती है तब तक जिला कलेक्टर जो है, तब तक जिला मजिस्ट्रेट जो है वो उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को यहाँ कृषि और बागवानी के उद्देश्य जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। तो यहाँ बात जो है कुछ पॉलिटिकली बातें हैं कि बीजेपी ने सारे प्रतिबंध को हटा दिया, जैसे वर्तमान समय में प्रतिबंध लगा दिया गया CM, जो अभी वर्तमान समय में अभी प्रतिबंध लगा दिया गया CM के द्वारा। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बाद जो है बीजेपी की सरकार आई तो फिर से प्रतिबंध हटा दिया गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद CM बनाए गए त्रिवेंद्र रावत ने भूमि खरीद पर सभी प्रतिबंध हटा दिए। इसका उद्देश्य राज्य की प्रगति में मदद करना था। तो श्री रावत ने मार्च 2021 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर 2022 में एक बार फिर सत्ता में आ गए और भाजपा को राज्य में जमीन की बिक्री और खरीद के नियमों को बहाल करने के लिए सामाजिक संगठनों के जबरदस्त दबाव का सामना भी करना पड़ा, और इसमें नगर निगम के क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर की सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल था, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था जब बीजेपी की सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था। तो श्री धामी ने 2021 में भूमि कानूनों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया, और समिति ने पिछले साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसने 23 सिफारिशें की, जिसमें कृषि भूमि की खरीद की अनुमति देने के लिए राज्य को अनुमोदनकर्ता बना दिया गया, ठीक है। अप्रूवल जो है वो स्टेट देगा, न कि DM देगा। तो समिति ने यह भी सिफारिश की कि हिमाचल प्रदेश में लागू कुछ प्रावधान को पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो कहीं ना कहीं UP से निकला है 2000 में, ठीक है, तो 1950 के साथ उत्तराखंड में भी लागू किया जाना चाहिए। ये सब सिफारिशें दी गई, ठीक है।
23 सिफारिशें दी गई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।